आलिसा ने आर्या के चेहरे को झटक कर छोड़ दिया और फिर दोनों उसे 2 कदम दूर हटकर कहती हैं, अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो हमारे सामने झुककर अपनी नाक रगड़ो और हमसे माफ़ी मांगो। अपने बच्चे को छोड़ने के लिए भीख मांगो। आर्या अपनी डबडबाई हुई आंखों से अपने दोनों बच्चों को देखती है जो रो रहे थे। उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत थी। उन्हें देखकर आर्या की आंखों से आंसू तेज हो जाते हैं। वो उन दोनों के सामने घुटने के बल बैठ जाती है और अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ कर वैसा ही करती है जैसा वो दोनों कह रही थी। आर्या को इतना बेबस देखकर दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। तभी आलिसा अपने हाथ में जो गन ले रखी थी उसे उस रस्से की ओर फायर करती है जिससे उसके बच्चे बंधे हुए थे। ये होते ही आर्या एक जोरदार चीख के साथ कहती है, नहीं। अब आगे आर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर आलिसा और रूबी दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। आर्या को सामने देखकर कुछ राहत मिलती है, लेकिन सामने का मंजर बहुत ही खतरनाक था क्योंकि जो गोली चली थी वो बच्चों को नहीं लगी थी बल्कि उनके सामने खड़े एक आदमी को लगी थी जो तुरंत उसी कंटेनर में गिर गया था। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो ऐसे गायब हो गया उस कंटेनर में जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हो। आर्या को ये सोच कर ही दिल घबरा गया कि अगर उस एसिड की एक बूंद भी उसके बच्चों पर पड़ जाती तो क्या होता। आर्या आलिसा और रूबी की ओर देखकर कहती है, आखिर क्या चाहती हो तुम दोनों? तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसके ऐसा कहते ही रूबी ने कहा, छोड़ दूँ? ठीक है, लो छोड़ दिया। इसी के साथ उसने बच्चे के बास्केट की रस्सी को नीचे करने लगी। आर्या ने एक चीख के साथ कहा, नहीं। आलिसा एक शैतानी हंसी के साथ हंसती और कहती है, देखो कितना तड़प रही है ये। एक काम करते हैं, इसके लिए इतना काफ़ी है अभी के लिए। फिर रूबी को इशारा करती है तो रूबी एक पेपर आर्या के पास लेकर देती है। आर्या कहती है, ये क्या है? आलिसा उसे देख कर कहती है, जैसा कि तुम जानती हो कि राणावत परिवार में वारिस लड़के नहीं बल्कि बहुएं होती हैं। राणावत खानदान की सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन तुम हो और रूथ ने तो पहले ही सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। तो तुम्हें करना बस इतना है कि इन पेपर्स पे साइन करने हैं। जैसे ही तुम इन पर साइन करोगी वैसे ही सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो जाएगी। आर्या, ठीक है, लेकिन मैं ये पेपर्स तभी साइन करूँगी जब तुम दोनों मेरे बच्चों को मुझे वापस दोगी। उसकी बात पर आलिसा ने उसके बालों को खींचा और कहा, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अभी भी वही है। इस हालत में तुम हम दोनों से सौदा कर रही हो। आर्या ने कहा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम दोनों पर भरोसा करूंगी? नहीं, पहले मेरे बच्चों को छोड़ो। रूबी कहती, ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो कोई नहीं। ये बोलकर वो रस्सी को नीचे करने लगती। ये देखकर आर्या कहती है, ठीक है, मैं ये करने को रेडी हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ मत करो। उसके ऐसा कहते ही दोनों के चेहरे की शैतानी चमक बढ़ गई। आर्या ने पेन लिया और उन पेपर्स पे साइन कर दिया। ये होते ही दोनों मुस्कुरा उठती हैं। आर्या कहती, मैंने साइन कर दिए, अब मेरे बच्चों को छोड़ दो। उसके ऐसा कहते ही दोनों और भी शैतानियाँ हंसने लगती हैं। आर्या उन्हें देख रही थी कि आलिसा ने कहा, तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझ रही हो जो हम तुम्हें छोड़ दें? उसके बाद रूबी ने एक और पेपर उसके सामने रखा। आर्या कहती, ये क्या है, खुद पढ़ लो। आर्या जब उन पेपर्स को पढ़ती है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। आलिसा उसके हाथों से वो पेपर्स लेकर कहती है, मैं पढ़ देती हूँ। मैं आर्या रूथ प्रताप राणावत अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करती हूँ कि मैंने ही किरण और उर्वशी को मारा है और उन्हें मारकर आलिसा और रूबी को फंसाया है। मैंने ऐसा सिर्फ उन दोनों से अपनी पर्सनल रंजिश में किया है, लेकिन अब मैं अपने पापा का बोझ और नहीं ढो सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी रूबी और आलिया के नाम कर दिया है। अब मैं इस दुनिया से शांति से जा सकती हूँ। आर्या आर्या उन दोनों को देख रही थी। दोनों ही उसकी इस कंडीशंस पर हंस रही थी। आलिसा के इशारे पे उनके आदमी आर्या को पकड़कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद आर्या को गले से रस्सी बढ़ाकर खड़ा कर दिया जाता है। उसके पैरों के नीचे एक टेबल थी। आर्या की आंखें इस समय अपने बच्चों पर थी जो रो रहे थे। आर्या का दिल उनके लिए दर्द से बाहर आ रहा था। वो बच्चे जो अभी मुश्किल से 1 दिन के हुए हैं, उनका ऐसा रोना उनके लिए सही नहीं था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसने खुद से कहा, हे ईश्वर, मुझे मौत दे दे लेकिन मेरे बच्चों को बचा ले ईश्वर। आलिसा रूबी सामने ड्रिंक का गिलास लेकर बैठी उसकी इस बेबसी पर हंस रही थी।
आलिशा ने अपने गन से फिर किया और टेबल का एक पैर गिर गया। आर्या उस पर बैलेंस बनाई हुई थी। रूबी ने कुछ देर बाद दूसरे पर फायर किया। आलिशा ने मुस्कुराते हुए तीसरे पर। अब आर्या ने अपनी आंखें अपने बच्चों पर ही कर रखी थी। तभी रूबी ने फायर किया और इसी के साथ आर्या के मुंह से एक आवाज़ आई जोर की, रुद्र। वहीं दूसरी ओर रुद्र रोनित और अपने आदमियों के साथ उनकी लोकेशन ट्रैक करते हुए वहीं पहुंच चुका था। उसके दिल बहुत ही तेज़ी से धड़क रहा था। उसके दिल में बस ही यही आ रहा था कि कहीं उसके बच्चों को या आर्या को कुछ हो ना जाए। वो जानता था कि आलिशा और रूबी दोनों के ही मन में आर्या के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। वो दोनों उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगी। अगर वो सही टाइम पर नहीं पहुंचा तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। कुछ ही देर में उसके एक आदमी ने कुछ कहा जिसे सुनकर रुद्र उस ओर देखने लगता है। रूबी ने जैसे ही गन चलाई उसकी गोली उस टेबल के चौथे पैर पर लगी। इसी के साथ वो टेबल आर्या के पैरों से नीचे से गिर गया। दोनों के चेहरे पर शैतानी चमक आ गई, लेकिन जब उन दोनों ने अपने सामने देखा तो गुस्से से भर उठी, क्योंकि सामने रुद्र खड़ा था जिसने आर्या को पकड़ लिया था। रुद्र को वो देखकर वो दोनों के चेहरे का गुस्सा बढ़ गया। उन दोनों ने तुरंत उस पर फायर करना चाहा, लेकिन तभी उन दोनों को बहुत से गार्ड्स ने घेर लिया और उन दोनों पर गन से पॉइंट किया हुआ था। दोनों ने गुस्से से सभी को देखा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो दोनों रुद्र के आदमियों से घिर गई थी। रुद्र ने आर्या को पकड़ा और उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा, आर्या आंखें खोलो। आर्या ने अपनी डबडबाई आंखें खोली और अपने सामने उस शख्स को देखा जो हमेशा उसे हर मुसीबत से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आज भी जब उसे लगा कि कुछ नहीं बचा तो वो उसका नाम लेती है और वो उसे अंधेरों से खींचने आ गया था। आर्या ने तुरंत उसके गले में अपनी बाहें लपेट ली। रुद्र ने भी उसे अपने बाहों में ले लिया। रुद्र ने उसे शांत करते हुए कहा, अब सब ठीक है, मैं आ गया हूँ। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख रही थी। वहीं आलिशा और रूबी उन्हें गुस्से से देख रही थी। आलिशा ने अपने एक आदमी को जो छुपा हुआ था उसे इशारा किया और इसी के साथ उसने उस रस्सी पर गोली चला दी जिससे उसके बच्चे बंधे थे। दोनों के कानों में जब फायर की आवाज़ आती है तो आर्या और रुद्र दोनों ही डर जाते हैं, लेकिन रोनित ने सही समय पर उस बास्केट को पकड़ लिया था और दोनों बच्चे सेफ हैं। इसी के साथ एक गार्ड ने उस आदमी पर फायर किया जिससे वो तुरंत मर गया। आर्या और रुद्र तुरंत अपने बच्चे के पास गए। दोनों को ठीक देखकर उन दोनों को कुछ राहत महसूस हुई। रोनित के साथ वो रिद्धि भी आई गई थी। वो भी बच्चों को देखकर शांत हुई। रुद्र ने अपनी जलती हुई नज़र उन दोनों पर डाली। वो गुस्से से उन दोनों की ओर बढ़ा और दोनों के चेहरे पर एक एक थप्पड़ मारा। दोनों के चेहरे पर अभी भी नफरत झलक रही थी। आर्या उनके पास आती और कहती है, तुम दोनों को औरत कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुम दोनों इतनी गिर गई। नवजात बच्चों को तो जानवर भी नहीं मारते हैं, लेकिन तुम दोनों तो उनसे भी गई गुजरी निकली। पहले तुम दोनों ने ही अपनी माँ को मार दिया, वो जो तुम दोनों को इस दुनिया में लेकर आई थी, और अब मेरे बच्चों को मारने वाली थी। क्या बिगाड़ा है उन दोनों ने तुम्हारा? इतने कैसे गिर गई तुम दोनों? आलिशा कहती, ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करती, ना ही आज ये दिन आता। जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी ये बात सुनकर आर्या कहती है, नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। रुद्र ने कभी तुम्हें प्यार किया ही नहीं है। वो हमेशा से तुम्हें सिर्फ दोस्त मानता था। उसके लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ एक तरफा था। जिसे तुम प्यार कहती हो, प्यार होता तो तुम उसकी खुशी में खुश होती, ना कि उससे उसकी खुशियाँ छीनती। और तुम रूबी, तुम्हें क्या कहूँ, आज तक मुझे ये ही नहीं समझ में आया कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तुमने हमेशा मुझ पर जुल्म किया। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी नफ़रत आज भी मेरे समझ से बाहर है। रूबी गुस्से से उसकी ओर बढ़कर कहती है, तुम हो वजह है, तुम्हारी खूबसूरती जिससे मैं हमेशा जलती थी। तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रूबी नज़रों में आर्या के लिए सिर्फ नफरत थी। दोनों में ही आर्या के लिए जो नफरत थी वो उनकी दिमागी उपज थी, उसमें उसका कोई दोष नहीं था। अक्सर यही होता है, जब हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं तो जीतने वालों को इसका कारण समझते हैं। मैं अपनी कमियां कभी नहीं दिखाई देती है। यही हालत आलिशा और रूबी की भी है। उन्हें आर्या अपनी हर नाकामी की वजह लग रही थी। रुद्र उनकी बातों को सुनकर गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम दोनों ने जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी होगी। आर्य ने कहा, अब तुम दोनों की ज़िंदगी जेल में कटेगी। रुद्र ने कहा, नहीं, इन दोनों ने वो माफ़ी के लायक नहीं है। इन्हें सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे, क्योंकि इसमें मेरी बीवी और बच्चों को दर्द देने की कोशिश की है। इन्हें सज़ा अब कानून नहीं
मैं दूंगा। ये कहकर वो गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। फिर उसने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। उसके बाद उसके आदमियों ने उन दोनों को पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो दोनों एक रस्सी से बांधकर उसी कंटेनर में लटकाया गया था जिस पर उसने उनके बच्चों को लटकाया था। इस समय दोनों को ही डर से हालत खराब थी, क्योंकि उस कंटेनर में गिरने से क्या होता है वो ये दोनों जानती थी। रुद्र उनके सामने खड़ा था। उसके हाथों में गन थी। उसकी जलती हुई नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। आलिशा ने रोते हुए कहा, रुद्र प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुमने तो मेरे पापा से वादा किया था कि तुम मेरे हमेशा ख्याल रखोगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकते हो। उसकी बात पर रुद्र ने कहा, अब तुम्हें ये सब याद आ रहा है? तब कहाँ गया था जब तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ यही किया था? अब डर लग रहा है? ये सोचो हम दोनों पर क्या बीती होगी। जहाँ आलिशा रो रही थी वहीं रूबी गुस्से से घूर रही थी, जैसे उसे डर ही नहीं था। उसकी आंखों में अभी भी नफरत भरी हुई थी। रूबी अभी भी आर्या को अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। रूबी के चेहरे पे ना तो किसी तरह का कोई दर्द था, ना ही पछतावा। उसकी आंखों में आर्या के लिए सिर्फ नफरत थी। रुद्र ने उन दोनों को देखा और एक ही बार में उस रस्सी पर पॉइंट करके गोली चला दिया। ये होते ही दोनों एक चीख के साथ उस एसिड में गिर गईं और कुछ ही सेकंड में हमेशा के लिए उस एसिड में उनका नाम और निशान मिट गया। आर्या से ये देखा नहीं गया। वो तुरंत अपने बगल में खड़े रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आर्या की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रुद्र उसे सीने से लगाए खड़ा था। इस समय उसके सभी बॉडीगार्ड बाहर चले गए थे। अचानक से आर्या उससे अलग होती है और चारों तरफ देखने लगती है। रुद्र उसे देखकर कहता है, क्या हुआ? तो आर्या कहती है, रुद्र हमारे बच्चे कहाँ हैं? रुद्र उसे पैनिक करते हुए देखकर उसे संभालता है और कहता है, शांत हो जाओ, हमारे बच्चे सेफ हैं। वो काफ़ी देर से इन लोगों के पास थे। उन्हें कोई हार्म ना हुआ है। इसके लिए रोनित और रिद्धि उन्हें अस्पताल लेकर चले गए। चलो हम भी चलते हैं। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आर्या तुरंत जाकर रोनित से अपने बच्चे के बारे में पूछती है तो रोनित कहता है कि वो दोनों अंदर है। आर्या तुरंत अंदर जाती है तो देखती है डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाकर कहती है, डॉक्टर मेरे बच्चे तो। डॉक्टर उन्हें देखकर कहती है, ये दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादा रोने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। आप इन्हें जल्द से जल्द अपना फीड करवा दीजिए। ये बोलकर डॉक्टर बाहर चली जाती है और आर्या अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेती है और दोनों को ही एक साथ फीड करवाने लगती। साथ ही वह अपने दोनों बच्चों के चेहरे को देखते हुए धीरे धीरे लोरी भी गुनगुना रही थी। कुछ देर में उसके दोनों बच्चों का पेट भर गया और वो दोनों नींद की आगोश में चले गए। आर्या ने अपने दोनों बच्चों को प्यार से चूमा और उन्हें झूले में सुलाकर धीरे से थपथपाकर जैसे ही मुड़ती है वैसे ही उसका सर भारी होने लगता है। वो 2 कदम चलती तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। लेकिन सही समय पर रुद्र उसको संभाल लेता है और उसे अपनी गोद में लेकर तुरंत बेड पर लेटाकर डॉक्टर को बुलाता है। रुद्र वहीं आर्या के पास खड़ा था और डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। डॉक्टर ने आर्या को चेक किया और रुद्र की तरफ देखकर कहा, इनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद भी इन्होंने अपने बच्चे को डिलीवर किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। लेकिन इतनी देर तक बाहर रहने और इतना स्ट्रेस झेलने की वजह से उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। मेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि उनके इंटरनल बॉडी पार्ट पर कोई बुरा असर नहीं हुआ है और मेंटली हेल्थ पर जो बुरा असर पड़ा है वो धीरे धीरे आप लोगों के साथ और प्यार की वजह से सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर के जाने के बाद रोहित वहीं बैठा उसके सर को सहलाते रहता और कहता है, अब सब कुछ सही हो गया है। मैं तुम्हें अब किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ हमारे बच्चों को हमसे कोई जुदा नहीं करेगा और हम अब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। ये कहते हुए वो उसके सर को सहलाता है। दादी माँ रिद्धि और रोनित भी वार्ड में आ जाते हैं। दादी माँ जब दोनों बच्चों को सही सलामत सोते हुए देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों की नज़र उतारती हैं। फिर वो आर्या के पास जाती। दादी माँ रूथ से पूछती है कि अब आर्या कैसी है, तो दादी माँ की बात पर रूथ कहता है कि वो ठीक है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से टेंशन में है, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है। दादी माँ जब ये सुनती हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती हैं, बस जल्दी से तुम लोग घर चलो, मैं एक ग्रह शांति की पूजा करवाऊंगी। मेरे बच्चों ने बहुत कुछ झेला है, अब मैं नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, इसलिए मैं उनके लिए एक बड़ी सी पूजा करवाऊंगी। ठीक 10 दिन बाद आर्या को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। उसकी हेल्थ अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसके बच्चे भी अब ठीक थे। वो दोनों ही गोलू मोलू से बहुत ही क्यूट लगते थे। दादी माँ
ने दोनों बच्चों के वेलकम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की हुई थी। जैसे ही रुद्र और आर्या घर में एंटर होते हैं, रुद्र अपने हाथ में अपनी प्यारी सी बेटी को लिए हुए था और आर्या अपने बेटे को उन दोनों को दादी माँ ने दरवाजे पे ही रोक दिया। उसके बाद उन्होंने सबकी आरती उतारी और उसके बाद नज़र का टीका सबको लगाया। एक छोटा सा कपड़ा लेकर उस पर दोनों बच्चों के पैरों की छाप ली। फिर उन दोनों को घर में बुलाकर मंदिर में ले जा करके दोनों को भगवान का आशीर्वाद दिलाया। दादी माँ ने दोनों को देखकर कहा, आज तुम लोग आराम करो, कल मैं घर में एक पूजा रखवाई है जहाँ बच्चों का नामकरण भी होगा और गृह शांति की पूजा के साथ साथ ही पंडित जी से रिद्धि और रोनित की शादी की डेट भी निकलवाई जाएगी। उनकी बात सुनकर रिद्धि और रोनित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आर्या अपने कमरे में बैठी अपने दोनों बच्चों को देख रही थी। तभी रुद्र कमरे में आया। जब उसने आर्या को ऐसे देखा तो मुस्कुरा उठा। उसने जाकर कहा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? आर्या उसे देखकर कहती है, कुछ नहीं, बस 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 क्या? रुद्र ने कहा। आर्या ने कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी आएगा मेरी ज़िंदगी में। मैं तो खुशियों को भूल चुकी थी कि वो होती भी है, लेकिन आज सिर्फ आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सब है। थैंक यू रुद्र। रुद्र मुस्कुराकर कहता है, इसे मेरा नहीं तुम्हारा हाथ है। आखिर इन्हें इतने समय तक अपनी कोख में तुमने रखा, इतनी प्रॉब्लम को फेस किया और असहनीय दर्द सहकर इन्हें इस दुनिया में ले आई। सही कहते हैं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये बोल उसने आर्या के सर पर किस किया, फिर फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर आया तो देखा कि आर्या ने दोनों बच्चों को सुला दिया है। फिर वो भी फ्रेश होने चली गई। रूथ ने इस वक्त सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना था। वो अपने बालों को पोंछकर बालकनी में जाता है। फिर जब वो अंदर आता है तो उसे आर्या दिखती है। आर्या को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है क्योंकि आर्या ने उसकी एक शर्ट पहनी थी जो कि ब्लैक कलर की थी। वो अक्सर उसकी शर्ट पहन लेती थी, लेकिन आज वो रूथ को बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बाल भीगे थे और उसके गले पर भी पानी की बूंदें थी। आर्या अपने बाल पोंछ रही थी कि उसे अपने कमर पर एक हाथ महसूस हुआ। ये फील करके उसकी बॉडी सिहर गई। रूथ जिसने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा हुआ था, वो उसके बालों की स्मेल लेते हुए कहता है, आई लव योर स्मेल। ये कहते हुए वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसके गले पर अपने होंठ चलाने लगता है। आर्या उसके होठों की हरकत से सिहर रही थी। एक हल्की हल्की सिसक उसके मुंह से भी निकल रही थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो मुड़कर रूथ के गले से लग गई। रूथ ने उसके कमर पर अपने हाथ बांधे और उसे अपने बाहों में लिए उसके गले पर अपने होठों की छाप छोड़ने लगा। रूथ ने अपने हाथों को घुमाते हुए उसकी पीठ और गले पर लगाया और उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। किस करते हुए ही रूथ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बालकनी में चला गया। इस बीच उसने अपनी किस को ब्रेक नहीं किया था। वो उसे बालकनी में लेकर चला गया जहाँ लाइट इस समय बंद थी। सिर्फ चांद की रोशनी ही वहाँ आ रही थी। वहाँ पर रुद्र आर्या को लिए हुई सोफे पर बैठ गया और धीरे धीरे उसे सोफे पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। रुद्र ने आर्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और उस किस को और भी ज़्यादा डीप कर दिया। आर्या उस किस में रुद्र का पूरा साथ दे रही थी। रुद्र को जब लगता है कि आर्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। धीरे धीरे वो उसके गले पर आया। इस बीच उसने अपने एक हाथ से आर्या की शर्ट को भी खोल दिया। आर्या की शर्ट के आधे से ज़्यादा बटन खुल चुके थे। रुद्र ने उसकी शर्ट को उसके कंधे से नीचे सरकाया और उसके कंधे से होते हुए उसके क्लीवेज और उसके चेस्ट पर किस करने लगा। आर्या के हाथ रुद्र के बालों में और उसके पीठ पर फिसल रहे थे। रुद्र अपने होठों का फेरा आर्या के पेट तक ले गया। जैसे उसने उसके बेली पर किस किया वैसे ही आर्या के होठों से सिसकियां तेज हो गई। रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के शर्ट के बाकी के बटन खोलने को हुआ ही था कि दोनों के कान में बच्चों की रोने की आवाज़ आई। इस आवाज़ से दोनों ही अलर्ट हो गए और उठकर बैठ गए। आर्या ने तुरंत अपने शर्ट की बटन को लगाया और कमरे में आ गई। उसके जाने के बाद रुद्र एक स्माइल लिए हुए वहीं सोफे पर बैठ गया, उसे देखता रहा। फिर उसने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा, ठीक से रोमांस भी शुरू नहीं होने दिया इसने। उसके बाद वो अपने बालों में हाथ फेर कर कमरे में आ गया। उसने देखा कि उसका नन्हा शैतान जाग चुका है और रो रहा है। आर्या उसे लेकर अपनी गोद में बैठी है और उसे फीड कराने लगती है। काफ़ी देर फीड कराने के बाद वो सो जाता है तो आर्या उसे फिर से सुलाकर ब्लैंकेट से कवर करती है, लेकिन जैसे ही वो उसे बेड से सुलाकर उठती है वैसे ही फिर जाग जाता है।
आर्या समझ जाती है कि वो ऐसे नहीं सोने वाला है। वो उसे जैसे ही गोद में लेकर घूमने के लिए उठती है, वैसे ही उसकी नन्ही शैतान उसकी बेटी भी जाग जाती है। ये देखकर आर्या का मुंह बन जाता है। रुद्र उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा उठता है और अपने बेटे को लेकर अपने पेट पर सुला लेता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है। ये होते ही वो शांत हो जाता है। ये देखकर आर्या अपनी बेटी को लेती है और उसे फीड कराने लगती है। जैसे ही आर्या अपनी बेटी को फीड कराकर उसे सुलाती है, उसकी नज़र अपने बेड पर साइड में सोए हुए रुद्र पर जाती है, जो आंखें बंद किए हुए अपने एक हाथ में अपने बेटे को संभाले सो रहा था। उन दोनों को इस तरह से देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उन दोनों की एक प्यारी सी पिक लेकर अपनी बेटी को अपनी बाहों में भरकर सो जाती है। अगले दिन रुद्र के मेंशन में तैयारी चल रही थी। पूरे मेंशन को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया था। बीच हॉल में एक पूजा के लिए जगह बनी थी, जहाँ पर पंडित जी बैठे चीज़ों का जायजा ले रहे थे और जो चीज़ वहाँ पर नहीं थी उसके लिए बता रहे थे। वो रिद्धि, रोनित और दादी माँ सभी तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि आज उनके परपोते और परपोती का नामकरण था, जिनमें वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वहीं रुद्र के कमरे में अलग ही माहौल चल रहा था। रुद्र जब बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि आर्या ने अपनी बेटी को तो सुंदर से पीले रंग की फ्रॉक पहना रखी है, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसने उसके सर पर एक प्यारा सा कॉटन का रिबन भी बना था, जिससे उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी। लेकिन उसने जब देखा कि उसका बेटा तैयार नहीं होना चाह रहा है, तो वो जैसे ही कपड़े पहनाती है वो पैरों से हलचल करके उसे निकाल देता है। आर्या परेशान होकर कहती है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ये बोलकर वो एक गहरी सांस लेती है, फिर अपने बेटे को तैयार करके उसके माथे पर किस करके कहती है, मेरा प्यारा बेटा। ये कहकर वो उसे बेड पर लिटाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, रुद्र को देखकर 2 कदम पीछे हट जाती है। रुद्र उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। उसे ऐसे देखकर आर्या ने कहा, आपको क्या हो गया है? उसकी बात पर रुद्र 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर कहता है, अपने बाप पर गया है से क्या मतलब है? तुम्हारा मेरा बेटा है, मुझ पर ही जाएगा ना, तो उसमें तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? उसकी बात पर आर्या कहती, क्योंकि वो भी मुझे आपकी तरह ही परेशान करता है। मेरी बेटी को देखो, कितने प्यार से उसने कपड़े पहने और ये कपड़े पहनने में नखरे दिखा रहा है, बार बार अपने पैरों को हिलाकर। इसलिए मैंने इसे कहा, ये अपने पापा जैसा गया है। आप मुझे परेशान करते वैसे ही वो मुझे भी परेशान करता है। रुद्र अपना एक हाथ बढ़ाता है और आर्या की कमर को पकड़कर खुद से सटा लेता है और उसके कानों में झुककर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? लगता है परेशान किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आज बताता हूँ अच्छे से कि परेशान करना किसे कहते हैं। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करके उसे छोड़ देता है। आर्या उसकी बात सुनकर अपना थूक निकल लेती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, रुद्र उसे छोड़ने वाला नहीं है। कल तो वो अपने बच्चों की वजह से बच गई थी, लेकिन आज वो नहीं बचेगी। रोज जब उसे वैसे ही खड़ा देखा तो वो मुस्कुराकर कहता है, रात होने में भी बहुत टाइम है, अभी जाकर तैयार हो जाओ, हमारे बच्चों का नामकरण है। ये कहकर उसे आई वीक कर देता है, जिसे आर्या तुरंत बाथरूम में चली जाती है। उसके चेहरे पर एक शर्म भरी मुस्कान देखकर रुद्र भी मुस्कुरा देता है, फिर अपने दोनों बच्चों को देखने लगता है, जो अपने हाथ पर फेंक कर खिलखिला रहे थे। रुद्र ने अपना मोबाइल निकाला और उन दोनों के साथ ढेर सारी प्यारी प्यारी सेल्फी ली, फिर उन दोनों को देखने लगा। तभी आर्या बाथरूम से आती है, लेकिन उसकी हालत देखकर रुद्र हंस देता है, क्योंकि आर्या ने साड़ी पहनी थी। आर्या को साड़ी पहनना नहीं आता था, वो किसी भी तरह करके साड़ी को लपेट ली थी। उसे इस तरह से देखकर रुद्र मुस्कुरा कर कहता है, ये क्या कर रखा है तुमने? आर्या चुचलाकर उसे देखती और कहती है, मेरी हेल्प करने की जगह आप मुस्कुरा रहे हैं? आपको पता है मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, फिर भी आप हंस रहे हैं। ये नहीं कि मेरी हेल्प करें। रुद्र उसे देखकर कहता है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं साड़ी पहनाने में एक्सपर्ट हूँ। आर्या कहती है, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन आकर तुरंत मेरी हेल्प करो, वरना अच्छा नहीं होगा। रुद्र कहता है, ठीक है करता हूँ। फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और उसमें साड़ी पहनाने के कुछ ट्यूटोरियल चेक करता है। सभी देखने के बाद वो आर्या के पास जाता है और उसे वीडियो में देखते हुए उसे साड़ी पहनाने लगता है। थोड़ी देर में उसने आर्या को साड़ी पहना दिया। जब आर्या ने देखा तो वो मुस्कुरा कर उठती है, फिर रुद्र की ओर देखती है, जो अपने पसीना पोंछने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ओ माय गॉड। आर्या उसे देखकर अपना मुंह सिकोड़ लेती है और फिर तैयार होने लगती है। आर्या ने एक आज सिल्क की येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर लाल बूटे थे। वो साड़ी आर्या पर बहुत फब रही थी। आर्या ड्रेसिंग टेबल के पास गई और उसने चूड़ियों की मैचिंग की थी, उसे पहनना। उसके बाद उसके गले में एक पतला सा हार पहना, उसके साथ अपना मंगलसूत्र और
माथे पर बिंदी, लिपस्टिक लगाया और बालों का जूड़ा बनाकर उसमें एक गजरा भी लगाया। उसके बाद सिंदूर लगाकर उसने अपना फाइनल लुक देखा तो वो खुद को देखकर सेटिस्फाइड हो जाती है। लेकिन जब वो रूथ को देखती है तो रूथ एकटक उसे ही देख रहा था। रूथ को ऐसे देखकर वो पूछती है, क्या हुआ? तो रूथ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इंडियन वेयर में इतनी प्यारी लगती हो। अगर पता होता तो मैं कहता तुम हमेशा साड़ी पहनना। आर्या कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये नहीं संभालती है, मैं नहीं पहनूंगी, मुझे पहननी नहीं आती है। और आप क्या चाहते हो कि मैं साड़ी पहनूं? मैं बाकी की ड्रेस में आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? उसकी बात पर रुद्र उसके पास जाकर कान में कहता है, अच्छी लगती हो, लेकिन क्या है ना, उन्हें खोलने में मेहनत लगती है और इसे खोलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ये कहकर उसके गालों पर किस करके साइड हट जाता है। उसकी हंसकर से आर्या शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ये हॉल में नीचे जाते हैं। दोनों के हाथों में दोनों के बच्चे थे। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो नीचे नामकरण की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उन दोनों के आने के बाद दादी माँ उन दोनों को पूजा में बैठने के लिए कहती हैं और दोनों बच्चों को लेकर पूजा में बैठ जाते हैं। पंडित जी थोड़ी देर तक मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद उन दोनों बच्चों की जन्म का समय जानकर कुछ हाथों पर और अपनी पत्रिका में देखकर थोड़ी देर कुछ विचार करते हैं। फिर दादी माँ को देखकर कहते हैं, देखिए, इन दोनों बच्चों की राशि के हिसाब से और जन्म के समय के हिसाब से दोनों के नाम के लिए अक्षर आ रहा है। आप इस अक्षर से इन दोनों का नाम सोच लीजिए। उनके ऐसा कहते ही सभी रूथ की ओर देखते हैं तो रूथ मुस्कुराकर सामने रखी 2 थालियाँ जिनमें चावल रखा हुआ था उस पर अपनी उंगली से 2 नाम लिखना है। उन दोनों नाम को देखकर पंडित जी कहते हैं, ठीक है, अब ये नाम अपने दोनों बच्चों के कान में धीरे से बोलिए। रुद्र पहले अपने बेटे को उठाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, अच्युत राणावत। उसके बाद अपनी बेटी के कान में धीरे से बोलता है, आराध राणावत। पंडित जी ने दोनों बच्चों का नाम लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं, दोनों बच्चों के नामकरण की पूजा समाप्त हुई। फिर वो आखिरी में आरती करते हैं और प्रसाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। दादी माँ उन्हें दक्षिणा देती हैं। उसके बाद रोनित से उन्हें छोड़ने के लिए कहती हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी दादी माँ ने कहा कि पंडित जी ने रोनित और रिद्धि की शादी के लिए 2 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। उनकी बात सुनकर रिद्धि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वहीं रोनित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सभी खुशी खुशी अपना खाना कंप्लीट करते हैं और उसके बाद रोनित रूथ के साथ ऑफिस चला जाता है। वहीं दादी माँ रिद्धि और आर्या के दोनों बच्चों को संभालने में लग जाती हैं। वो दोनों छोटे छोटे बच्चे जिनको हर 2 घंटे में भूख लग जाती है और आर्या उन्हें अभी अपना ही फीड कराती थी। दोनों बच्चे इस समय अपने झूले में सो रहे थे और दादी माँ आर्या के सामने ढेर सारे फ्रूट्स और जूस लेकर बैठी थी ताकि वो खाती रहे। दादी माँ को देखकर आर्या कहती है, दादी माँ, इतना समय कैसे खाऊंगी? उसकी बात पर दादी माँ कहती है, जितना तू हेल्दी फूड खाएगी उतना ही अच्छे से अपने बच्चों को फिट कर पाएगी, नहीं तो तुझे कमजोरी आ जाएगी। एक तो वैसे ही तो बहुत कमज़ोर है। आर्य की सेहत का दादी माँ जितने अच्छे से ख्याल रख रही थी, आज तक उसका किसी ने ख्याल नहीं रखा था। ये देखकर आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो खुद से ही कहती है, माँ सही कहती थी, आप बहुत अच्छी हैं। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है। तभी रिद्धि कहती है, आर्या, क्या तू अपने बच्चों को इतने बड़े बड़े नाम से पुकारेगी? तुझे नहीं लगता कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का ना कुछ नन्हा मुन्ना सा प्यारा नाम होना चाहिए, ना कि वो ट्रेडिशनल वाला थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा ना? तो थोड़ा कुछ अच्छा सा हैंकी पैंकी टाइप का मॉडल नाम तो रखना कुछ। उसकी बात सुनकर आर्या कहती है, लेकिन इतने अच्छे नाम तो अच्युत और आराध्या। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने अपना सिर पीट लिया। तभी दादी माँ मुस्कुराकर कहती है, रिद्धि कहना चाहती है कि उनका कोई छोटा सा निक नेम रखना। आर्या फिर दादी माँ की ओर देखकर कहती है, ठीक है दादी माँ, तो आप ही बताओ ना क्या अच्छा रहेगा? दादी माँ मुस्कुराकर कहती हैं, मैं तो इन्हें प्यार से डुग्गू और बिट्टू बुलाऊंगी। रिद्धि कहती है, वाह दादी माँ, ये तो कितने क्यूट नाम है, मैं भी इन्हें बुलाऊंगी। आर्या भी मुस्कुरा देती है। शाम को जब रुद्र और रोनित वापस आते हैं तो उन दोनों को आते आते काफ़ी देर हो गई थी। दोनों ही जब आते हैं तो उन्हें रिद्धि दिखाई देती है। रिद्धि ने उन दोनों को चेंज करके खाना खाने को कहा। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्र जैसे ही कमरे में आया, सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सामने बेड पर आर्या अपने दोनों बच्चों को अपने बाहों में समेटे सो रही थी। उन दोनों को इस तरह से देखकर रुद्र के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने मोबाइल से उनकी एक प्यारी सी पिक ली। उसके बाद बिना किसी शोर के चेंज करके नीचे चला गया। खाना खाने के बाद वो वापस आया और उनके पास सो गया। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। रुद्र और आर्या के बच्चे अब 2 महीने के हो गए थे। दोनों की खिलखिलाहट पूरे घर में गूंजती रहती थी। दादी माँ उन दोनों के आसपास ही हमेशा रहती थी। घर में रोनित और रिद्धि की शादी की तैयारी चल रही थी।
आज उन दोनों की शादी थी। नीचे शादी का मंडप लग चुका था। रुद्र जब कमरे में आया तो उसे आर्या दिखी। आर्या ने आज लेवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था। उसने अपने बालों को कर्ल करके छोड़ रखा था और चेहरे पर हल्का मेकअप, साथ में मंगलसूत्र, सिंदूर और हाथों में चूड़ियाँ। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने उसी की मैचिंग का डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था। दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। रुद्र ने आर्या को पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा, बहुत खूबसूरत लग रही है। कहकर उसने उसके गालों पर चूम लिया। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर नीचे चलाया। रोनित दूल्हे के गेटअप में तैयार खड़ा था। आर्या ने उसकी आरती उतारी और उसका तिलक करके उसे घर में लेकर आई। उसके बाद वो मंडप में बैठ गया और अपनी दुल्हन का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद आर्या रिद्धि को अपने साथ लेकर आई। दुल्हन के श्रृंगार में रिद्धि आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रोनित को तो उस पर से नजरें ही नहीं हट रही थी। उसने रिद्धि को देखा तो उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। उसने ये ख्वाब तब देखा था जब वो और रिद्धि पहली बार मिले थे, लेकिन उन दोनों के बीच की गलतफहमी ने उन दोनों को इतने समय के लिए दूर कर दिया। लेकिन आज वो फिर से एक होने जा रहे हैं। आज वो दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध जाने वाले थे। ये एहसास ही उन दोनों के दिल को उमंग से भर गया था। आर्या रिद्धि को लाकर रोनित के बगल में बैठाती है और जाकर रुद्र के पास खड़ी जाती है। पास ही में दादी माँ दोनों बच्चों को अपने पास लिए बैठी हुई थी। उनके साथ एक मेड भी थी जो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से सभी चीज़ों को ली हुई थी। इन दिनों रोनित और रिद्धि की शादी में आर्या और रुद्र बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इसलिए दादी माँ ने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। कुछ ही देर में पंडित जी ने दोनों की वरमाला करवाई और उसके बाद दोनों ने एक साथ एक हाथ में हाथ लिए 7 फेरे लिए और रोनित ने रिद्धि की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी अर्धांगिनी बना लिया। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दोनों ही जाकर पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर दादी माँ का। उसके बाद दोनों रिद्धि और रोनित आर्या और रुद्र के पास जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वहीं आर्या ने भी रिद्धि को अपने गले लगा लिया था। वो दोनों भी तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे का परिवार थी। शादी संपन्न होने के बाद सभी ने खाना खाया और मेहमानों के जाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। आर्या जब कमरे में आई तो उसकी गोद में उसका बेटा था और मेड के हाथ में उसकी बेटी थी। दोनों ही सो चुके थे। दोनों को आर्या ने झूले में सुलाया और मेड को जाने को कहा। मेड के जाने के बाद आर्या ने चेंज किया और जब वो कमरे में वापस आई तो उसे रुद्र कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने चारों तरफ देखा तो रुद्र उसे बालकनी में दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती तो रुद्र पलटकर उसे देखता है, लेकिन जो रुद्र कहता है उसे सुनकर आर्या हैरान हो जाती है। आर्या हैरानी से रुद्र को देख रही थी जो उसके सामने घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़कर उसे माफ़ी मांग रहा था। आर्या उसके पास नीचे बैठ जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों से भर कर कहती है, रुद्र क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो कोई गलती नहीं की है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? आप प्लीज़ बताइए ना, मुझे डर लग रहा है। रुद्र ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और कहता है, मैं इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं अपने गुस्से और गलतफहमी में तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की वो सारी खुशियों के पल छीन लिए जो हर लड़की का सपना होता है। आज जब रिद्धि और रोनित को एक साथ शादी के मंडप में देखा, एक साथ फेरे लेते हुए देखा, खुशियों की रस्मों को एक साथ निभाते हुए देखा, उनकी हल्दी, उनकी मेहंदी, उनकी संगीत में उन दोनों की खुशी देखा, तो मुझे अंदर से ये एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हें ये सारी खुशियाँ दिया ही नहीं। तुम्हारा भी तो सपना रहा होगा कि तुम्हारी भी एक ग्रैंड वेडिंग हो जहाँ तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, तुम खुश रहो, एक एक रस्म को निभाओ। लेकिन मैंने ये सब खराब कर दिया। मैंने तुम्हारी लाइफ में शादी सिर्फ एक कागज़ के पन्ने पर रख दी और उसके बाद अपनी गलतफहमी में तुमसे 3 साल तक दूर रहा, और जब मिला तो भी क्या अच्छा किया मैंने तुम्हारे साथ। आर्या को अब जाकर समझ में आया कि रुद्र उससे माफ़ी क्यों मांग रहा था। इसलिए उसने प्यार से रुद्र से कहा, रुद्र जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उन बातों को लेकर आप क्यों इतना बुरा मान रहे हो? मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में आप हो। आपके साथ बीता हर पल मेरे लिए सबसे अनमोल है। और अब तो हमारी ज़िंदगी में हमारी खुशियाँ भी तो आकार लेकर आ चुकी हैं। हमारा प्यार हमारे सामने, हमारे प्यार की निशानी, हमारे 2 नन्हे बच्चे हमारे सामने हैं। तो आप पुरानी बातों को सोचकर क्यों अपसेट हो रहे हो? आपको इन सब के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समय हालात ही ऐसे थे। रुद्र उसे देखकर कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिले। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सिर्फ एक कागज़ के पन्ने पर साइन करके पति पत्नी ना बने,
बल्कि हम दोनों भी शादी के मंडप में बैठकर एक दूसरों के साथ फेरे लें, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाएं। हमारे पास भी हमारी शादी की एक प्यारी सी निशानी हो। आर्या उसे देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रुद्र ने उसके हाथों को पकड़कर कहा, आर्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्र की बात को क्या जवाब दे। वो बस एकटक उसे देख रही थी। रुद्र ने कहा, बताओ आर्या, क्या तुम फिर से मुझे रिवाज के साथ शादी करोगी? आर्या ने अपनी नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, रुद्र, मैं आपसे शादी करूंगी। हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को एक बार फिर से शुरुआत से शुरू करना चाहती हूँ। उसके बाद रुद्र ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन रोनित और रिद्धि अपने हनीमून के लिए चले गए। उनके जाने के बाद रुद्र ने दादी माँ से अपने दिल की बात कही। उनकी बात सुनकर दादी माँ भी खुश हो गई। उन्होंने भी कहा, ठीक है, लेकिन इस बार वो पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की फिर से शादी करवाएंगी। दादी माँ की बात सुनकर दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। 6 महीने बाद रुद्र और आर्या शादी के मंडप में बैठे थे। ये शादी एक मंदिर में हो रही थी। रुद्र बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहता था, लेकिन आर्या सब कुछ बहुत ही सादे ढंग से करना चाहती थी। उसे बस रुद्र के साथ सभी रस्मों रिवाजों के साथ फिर से शादी के बंधन में बंधना था, और रुद्र भी उसकी इस बात का मान रखते हुए बहुत ही सिंपल ढंग से, लेकिन सभी रस्मों और रिवाज को निभाते हुए उसके साथ शादी कर रहा था। दादी माँ और रिद्धि की गोद में इस समय उनके दोनों बच्चे अपने माँ बाप की शादी को देख रहे थे। दोनों ही जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। दोनों अब 7 से 8 महीने के हो चुके थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा शरारत थे। उन दोनों को संभालने में सबको नानी याद आ जाती थी। कुछ ही देर में शादी संपन्न होती है और सभी घर आ जाते हैं। रुद्र आर्या के चेहरे को बार बार देखे जा रहा था। आर्या के माथे पर इस समय सिंदूर बिखरा था, जो उसकी नाक पर भी गिरा हुआ था। उसके चेहरे की चमक रुद्र के दिल को सुकून पहुंचा रही थी। जल्दी दोनों घर पहुंच गए। दादी माँ ने दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज रुद्र और आर्या किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो। वो उन दोनों को एक दूसरे का क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी और खुद भी अपने नन्हे मुन्ने के साथ समय बिताना चाहती थी। रुद्र जब कमरे में आता तो पूरा कमरा फूलों और कैंडल से सजाया गया था। बेड पर बहुत ही खूबसूरती से सजावट की गई थी। चारों तरफ फूलों की खूबसूरती और महकती लड़ियाँ लगी हुई थी। बीच में आर्या घूंघट में बैठी हुई थी। उसे इस तरह से देखकर रुद्र का दिल धड़क उठा। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और धीरे से आर्या के पास जाकर बैठ जाता है। उसने अपने हाथों को बढ़ाकर आर्या के घूंघट को उठाया। आर्या के चेहरे पर इस समय एक शर्म भरी मुस्कान बिखरी हुई थी। वो दोनों ही इससे पहले न जाने कितनी रातें एक दूसरे की आंखों से बिता चुके थे, लेकिन आज की रात दोनों को पहली रात जैसा महसूस करवा रही थी। रुद्र ने आगे बढ़कर आर्या का घूंघट उठाया और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करके कहा, आर्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आई। आई लव यू सो मच। ये कहकर वो उसे अपने सीने से लगा लेता है। अगली सुबह दादी माँ रुद्र और आर्या को जीत करके उनके हनीमून के लिए भेज देती। आर्या और रुद्र जाना नहीं चाहते थे अपने बच्चों को छोड़कर, लेकिन दादी माँ ने कहा कि अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि दादी माँ और रिद्धि उन्हें संभाल सकती हैं, इसलिए दोनों को उनकी बात मानकर जाना पड़ा। रुद्र अपने एक प्राइवेट जेट से आर्या के साथ अपने हनीमून के लिए निकल गया। दोनों ही अपनी सीट पर बैठे एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। रुद्र ने आर्या को देखते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि हमारी कहानी इतना खूबसूरत मोड़ भी लेगी। ये बोलकर उसने उसके हाथों को जो अपने हाथों में लिया था उसे चूम लेता है। आर्या मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और दोनों ही अपने प्यार भरे जीवन के नए सफ़र पर निकल जाते हैं, जहाँ अगर था तो एक दूसरे का साथ, विश्वास, प्यार, जिससे बंधा एक रिश्ता जो गलत फहमी में बंध कर एक दूसरे से अनजान बन रहा था, वो आज एक प्यार के नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है, अपनी ज़िंदगी की नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए। उनके इस प्यार भरे सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्र आर्या की कहानी का यही अंत होता है। रुद्र आर्या की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।